हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया कि आपकी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो आपकी पुस्तक है, इसी पर हम लोग बात कर रहे थे और हम बात देख रहे थे कि पृथ्वी के अंदर की जो स्थिति है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। आज चैप्टर को अंतिम रूप देंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर है आपका वायु, उसी को आपको प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कल के लेक्चर में किसी भी बच्चे का कोई अगर डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर को जब आपका प्रारंभ किया था तो चैप्टर नंबर 3 था हमारी बदलती पृथ्वी। इसको हमने देखा। हमने पृथ्वी की जो आपकी गतियां हैं इसको देखा, अंतर जनित बल को देखा, बाह्य जनित जो आपके बल हैं इनको देखा, और हमने इसमें ज्वालामुखी को देखा कि ज्वालामुखी क्या होती है। ज्वालामुखी के जल के साथ साथ हमने और अन्य सारी चीज़ों को इन पर देखा, हमने बात की। भूकंप की जो स्थिति है उसको पढ़ा, उसके अध्ययन के विषय में हमने जांच की। साथ ही में मुख्य जो स्थल आकृतियां हैं उनके विषय में हमने पढ़ाई की। न्यागरा जलप्रपात को देखा, नदी की स्थिति और आकार, इन सब पर हमने एक एक करके बहुत अच्छे से आपकी चर्चा की। ठीक है। समुद्री तरंग के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। विशाल जो कि हिमनद है उनके कार्य हैं उनको हमने पढ़ा। पवन के कार्यों को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसके वजह से देखा। और इसी तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम इनको सब पढ़ चुके हैं, हम इनको देख चुके हैं, हम इन पे आपका विचार कर चुके हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार हैं, क्या हैं, इनको हम लोग आपका देख रहे थे बहुत अच्छे से। ठीक। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे में कुछ एक चरित्र इकट्ठा करके। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृति बनाते हैं। कह रहे कि समुद्र में जो आपकी तरंग आती हैं वो क्या करती हैं बच्चों? वो आपका अपर्दन करती हैं और कुछ आपका निक्षेप भी करती हैं। समुद्र तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ही बड़ी व चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में इतने बड़े हो जाने में केवल इतनी छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को तोड़ा भी जाता है और केवल दीवारें ही बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं। ऊंचे सैलीय तट को समुद्री भुरुंग कहते हैं। समुद्री किनारों में अवसाद जमा समुद्री पुनः का निर्माण करते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद के नीचे बैठी कठोर चट्टानें गोलमस्मी मिट्टी तथा पत्थरों को अपर्दन कर देती हैं और गोलामी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने और उनकी गर्त का जल भरा जाता है और वे सुंदर झीलों का निर्माण करती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े सत्तर कैंग, तलछट, मिट्टी इत्यादि का ये निर्माण करती है और हिमनद जलोढ़ अवशोष बनाती है। अब देखिए, जब मिट्टी आपकी आती है तो हिमनद अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भागकर मिट्टियों को लाती है और जो नदी की तलछट होती है उसमें वो आपका जमाव करती है और उसमें आपका सबका जमाव करने के पश्चात उनको छोड़ देती है। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र को एकत्र करने का प्रयास करिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का मुख्य कारण है कि रेगिस्तान में आपसे क्या होता है, पवन से अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है, जो मुख्य कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार को सैल देखेंगे, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन के ऊपर निचले हिस्से में आसानी से काटती है, इसलिए इन सैलों का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने वाले ये अपने साथ रेगिस्तान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेते गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब
बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु ऊपर उठकर अत्यधिक दूर ले जाती हैं। ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जिनको लोअस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस का निक्षेप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनका निक्षेप पाया जाता। तो देखिए, चैप्टर जो है पूरा आपका समाप्त हो चुका है। इसमें अगर कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और आपको देखना होगा कि जो हमारा अगला चैप्टर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर को समझिए और इसको समझने का प्रयास करिए। कह रहे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपका बड़ा महत्व। चैप्टर नंबर 4 है आपका वायु। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 4 आपका वायु को हम पढ़ेंगे कि वायु क्या होती है, और इसको जानने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हमारे चारों ओर वायु की एक घनी पतली घनी चादर घिरी हुई है। कह रहे हमारे अगर पृथ्वी के चारों ओर देखोगे, चादर नुमा एक घनी आपको दिखाई देगी, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। कह रहे कि पृथ्वी सभी जीव क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए वो क्या होते हैं? इन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, यह है हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य के किरण के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सूर्य की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी में तप होकर जल सकते हैं, रात में ठंडे के समय जम सकते हैं। यही वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाती है। और कह रहे कि यही वो वायु राशि है, यही वो हवा है, रहने योग्य बनाती है। तो आपको समझना होगा क्या करती है आपका रहने योग्य। हम तो देखिए हमारे लिए कितनी महत्व रखती है ये वायु, और कितना जरूरी है ये हमारे विषय में कि वायु कैसी है, किस प्रकार की है। वायु का संगठन देखिए। क्या आप जानते हैं कि वायु का हम उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं? वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी ही दो गैसें हैं जिनसे वायु का बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों में के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्ताकार रेख देखिए, जिसमें वायु के विभिन्न घटकों को प्रतिशत दर दिए गए हैं। कह रहे कि अलग अलग चीजों को जितनी वायु है उनको प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है। ये देखिए, ये रहा आपका 4.1। एक व्यक्ति बच्ची खड़ी है। देखिए सबसे बड़ा पार्ट किसका है? अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन आपको सबसे बड़े पार्ट में मिलेगी हमारे पर्यावरण। दूसरे नंबर की है ऑक्सीजन 21%, और ऑर्गन मिलेगी 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी 0.003%। ये आपको समझना चाहिए। और ऑर्गन इधर देख लिया, और अन्य गैसें 0.04%। ये वो गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण में हम लोगों को, तो इतना देखिए और एक बार इसको लिखिए कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस मिलती है, कितने परसेंट में। लिख रहे हैं बच्चों? ये लिखना है आपको, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए, आपको लिखना है वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। तो पहले नंबर पे लिखिएगा आप नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन लिखिए 21%, फिर लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिख लीजिए ऑर्गन, फिर लिख लीजिए अन्य सभी गैसें। ये परसेंट आपको पता होना। लिख लिया? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो आपके खड़े होकर चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? कोई भी बच्चा? कोई है ऐसा बच्चा जो चैप्टर को पढ़ना चाहेगा खड़ा होकर? हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ खड़ा कीजिए। आगे आइए बच्चों, जो पढ़ना चाहता है माइक लीजिए। जैसे अमीरा वाला माइक ले बच्चे। सबसे पीछे बैठा बच्चा जिसने हाथ खड़ा किया था, हाँ माइक ले लीजिए। जैसी ओडली। यस सर। यहाँ से आपका नाम क्या है बेटे? ममता। बेटे ममता, आप इसको यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए। नाइट्रोजन गैस में वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है
जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु से प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हर पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पदार्थ अपने भोजन के रूप रुको में हरे पादक और पादक समझते हो? पादक होते हैं आपके पेड़ पौधे। ठीक है, आगे बोलो। हरे पादक अपने भोजन के स्वरूप में पढ़ो बेटा पढ़ो। ये आपके पीछे बच्ची बैठी है, उसको माइक दे दो। आपकी ठीक चलिए एक बार हम लोग आपका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैठ जाइए, फिलहाल अभी बैठ जाइए, मैं दोबारा आपको मौका दूंगा, फिर पढ़िए। बैठ जाइए। देखिए, सबसे बात कर रहे हैं कि जो हमारा आपका वायुमंडल है, अगर हम वायुमंडल में बात करें तो सबसे ज्यादा हमको क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। जैसे हम उसका प्रतिशत देख रहे हैं, प्रतिशत को हम 100 मानते हैं, इसलिए 100 मानकर हम लोग 78% क्या बता रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है, और 21% हमारे पास क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गन है, फिर उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य जो भी आपकी गैस बची हुई है वो सब इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित है 0.04% के अंतर्गत। ठीक है, और कह रहे हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग आपका नाइट्रोजन को भी हमारे फेफड़े अपने अंदर ले लेते हैं, फिर हम उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो गैस है वो आपका पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पौधों के लिए सबसे ज्यादा कैसा है? आवश्यक है। अब कह रहे हैं कि पौधे सीधा नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं लेते, बल्कि क्या होता है, कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन को लेकर उनका स्वरूप बदल देते हैं। देखिए, नाइट्रोजन को लेते हैं, वो आपका नाइट्रोइड में बदलते हैं। अजोनाबैक्टर ऐसे ही वो आपके जीवाणु हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और आप देखेंगे कि जो आपकी मोटे अनाज होते हैं, क्लियर है, आप उनकी जड़ को देखेंगे तो उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, क्लियर है, वो गांठें नाइट्रोजन की वजह से ही होती हैं। ठीक है, और देखिए, पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, क्लियर है। दूसरा देखिए, आप कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के बाद अगर हम लोग बात करें कि दूसरी कौन सी सबसे प्रचुर गैस है, आप कहेंगे कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दूसरी कैसी है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली है। ठीक, और कह रहे हैं कि चाहे हरे पादक मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस आपका करते हैं के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। और कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण आपका करते हैं हमारे हरे पादक, और यही कारण है कि ऑक्सीजन का जो आपका लेवल है वो हमेशा आपका मेंटेन रहता है, कह सकते हैं बिल्कुल एक समान बना रहता है। कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेवल बिल्कुल एक समान बना रहे तो हमको पेड़ पौधों को नहीं काटना है, जो वृक्ष है उनको नहीं काटना। अगर हम मान लीजिए पेड़ों को काट देते हैं तो जो संतुलन है वो आपका बिगड़ जाता है। जो बैलेंस हमने बनाकर रखा हुआ है, जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर भी हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो जो हरे पादक हैं ये प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं
वो क्या हो जाएगा, वो चैन, वो सर्कुलर आपका टूट जाएगा, और वो चैन, वो सर्कुलर आपका टूटने की वजह से जो संतुलन बना हुआ है, जो बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। अब कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसी है, एक महत्वपूर्ण गैस है, क्लियर है। और कह रहे हैं कि हरे पादक जो आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, भोजन के स्वरूप में किसको एक्सेप्ट करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। यानी कि आपका पौधों के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, जरूरी है। और रिलीज क्या करते हैं, वो आपका ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो हमको ऑक्सीजन की पूरी जो क्वालिटी है, जो हमको चाहिए, वो हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमको अपने प्राकृतिक का संरक्षण करना चाहिए, हमको अधिक से अधिक आपके वन लगाने चाहिए, वनों की कटाई पर हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली मात्रा के गैस के बराबर होती है। यानी कि जितना जानवर और मनुष्य आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उतनी ही मात्रा में जो हमारे हरे पादप पेड़ पौधे हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि उनके बराबर है। यानी कि मनुष्य द्वारा और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होती है पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन के। तो इसलिए इन दोनों के बीच जो बैलेंस है वो आपका बना हुआ है। ठीक है। दूसरा देखिए, जिससे यह संतुलन यानी कि जो बैलेंस है वो आपका क्या है बच्चों, बना रहता है। वे वायुमंडल में, अब देखिए समझिए, अगर संतुलन ये कैसा बिगड़ेगा, जब हम लोग कोयला जलाते हैं, खनिज जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब उन्हें छोड़ना, अब उनको, अब ऐसे मान लीजिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा आपकी ग्रहण करनी है और ऑक्सीजन छोड़नी है। तो जब ज्यादा चीज ग्रहण करनी होगी तो उनके ऊपर कैसा होगा, प्रेशर होगा, फोर्स होगा। तो वो क्या होता है, ईंधन जलाने से जो गैस निकलती हैं खनिज कोयले से, तो उससे जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। और वायुमंडल में क्या हो रहा है, प्रति वर्ष करोड़ों टन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि पर ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। यानी कि बैलेंस कैसा है, बिगड़ रहा है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं तो आपको पेड़ पौधों को भी बढ़ाना चाहिए ताकि वो उसको बैलेंस कर सकें। लेकिन हम पेड़ पौधों को कम कर रहे हैं और गैसों को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। परिमाण स्वरूप यानी कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है और यही कारण है कि जो आपका मौसम है और जो हमारा क्लाइमेट है उसको प्रभावित कर रहा है। अब बच्चों आप लोग देखिएगा कि अपने माता पिता से पूछिए, जो आपके टीचर हैं उनसे पूछिए कि अब गर्मी जो है वो आपका टेम्परेचर जो रेट है, एवरेज टेम्परेचर से वो आपको ऊपर जा रहा है। आप देखिए, पहले नियम था कि अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता था। एक समय था जहां आपका 32 से ऊपर नहीं बढ़ता था। लेकिन आज आप टेम्परेचर देखिए, आज टेम्परेचर 42-43 तक पकड़ जाता है, 45 तक पकड़ रहा है। और बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां आप देखेंगे भारत में, जहां आपका 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, 48 डिग्री तक, 47 डिग्री तक। तो आप सोच के देखिए कि ये टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो कहां से रही है, आखिर में क्यों बढ़ रहा है इतना टेम्परेचर। इसका कारण है कि हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो हम उसको आपका रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि पौधे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं सौंप पा रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि अब चीजें सीमित हो गई हैं। अगर हम पेड़ पौधे खूब लगाएं, हरा भरा हमारा पर्यावरण, तो हमें कोई इश्यू नहीं होगा, कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, ये ऐसी समस्या हैं जो हमारे सामने निकल। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों से बना है। परतों मतलब 5 लेयर हैं उसमें, 1 2 3 4 5 तक, जो हम पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्गेय मंडल। आइए हम इस चित्र के माध्यम से इसको आपका समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आपका देखते हैं। सबसे पहले नीचे से बात करिए। देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा, ये देखिए, ये देखिए नीचे, ये है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक,
यानी कि 10 किलोमीटर तक हमको क्या मिल जाएगा, आपको क्षोभ मंडल मिल जाएगा। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर तक जो वायु की मात्रा है, गैसों की मात्रा सघन मतलब अधिक है। जैसे जैसे हम आपका पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, और जो हमारी गैस का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, नाइट्रोजन कम हो जाएगी और अन्य गैसें कम होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखिए, और हो सकता है तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिए। देखिए ये काफी लंबा है, तो एक बार इसको इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लीजिए और इसको कॉपी में बना लीजिए, ताकि आपका रिवीजन रहे। फिर इससे संबंधित जो आपके प्रश्न है मैं आपको ये भी बता। चलिए, अगर आज नहीं तो कोई नहीं, कल हम लोग इसको बनाएंगे, उसको ड्रॉ भी करेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। फिर देखिए, क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल। ठीक, और समताप मंडल आपका लगभग जो है 50 और 45 के बीच में है। ठीक है, ये इसकी सीमा है। फिर इसके बाद आपका लगता है मध्य मंडल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका मध्य मंडल है, ये मध्य मंडल की सीमा है। फिर उसके बाद आपका लगता है बाह्य मंडल, और फिर उसके बाद बाह्य मंडल, ये पूरा आकाश में अंततः विलीन हो जाता है। ठीक, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन पांचों मंडल में सबसे ज्यादा सघन गैस कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा आपके सघन गैस पाई जाती है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो इन गैसों का क्रम और क्षोभ मंडल की जो स्थिति है और पांचों परतों के विषय में हम लोग आपका कल जानेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, दूसरी कक्षाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवीजन करके आइए, कल हम लोग इसके विषय में संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।